नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच पर। तो चलिए, ये क्लास होने वाली है गणित शिक्षण की 10th क्लास। इसमें क्या है कि पहले जो आ चुके हैं, पहली परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं, सीटेट में या रीट में या बीपीएससी में या फिर यूपी टेट में, तो उन्हीं प्रश्नों का आपको दोबारा से रिवाइज कराया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। यानी कि आपको क्या पहले से जानकारी होनी चाहिए या पहले से क्या पता होना चाहिए कि आप 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या फिर 2 अंक की संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया समझ लें उससे। ठीक, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि योग का क्रम विनिमय गुण या फिर गुणन का क्रम विनिमय गुण या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में या फिर गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। अब ये होता कैसे है, जैसे आपको एक तरीके से मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको 15 मल्टीप्लाई बाई 2 बोला जाए तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो 15 को क्या करते हैं हम कि 15 को 10 + 5 लिख सकते हैं हम, और उसमें क्या मल्टीप्लाई 2। अब 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना 10। तो 20 और 10 कितने होते हैं 30। ठीक, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आता आपका 30 आता। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, योग पर वितरण के रूप में गुणन को किया है हम लोगों ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहली है, संकल्पनाओं के उच्च स्तर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तीसरा है, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या फिर चौथा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई चीज़ मूर्त रूप में है तो उन्हें अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा सेकंड में विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि आप कक्षा 2 को पढ़ा रहे हैं और उसमें विद्यार्थियों को आप जोड़ सिखा रहे हैं तो बतानी है कि कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो ऑप्शंस हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है, कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपके पास में कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। यदि आप क्लास सेकंड में विद्यार्थियों को जोड़ सिखा रहे हैं तो शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो देखिए, अंकगणित की 4 मूलभूत क्रियाएं कौन सी होती हैं भाई। जोड़ होता है जिसको हम योग बोलते हैं, फिर घटाव होता है जिसको हम व्यकलन बोलते हैं, फिर उसके बाद में गुणा होता है, और फिर उसके बाद में भाग होता है। तो ये 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं किसकी, अंकगणित की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 टाइल दी हैं और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा है। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। तो
तो अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 टाइल दी हैं और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा है। 36 टाइलों को आयत बनाने के लिए कहा है इस प्रकार से कि बताओ भाई कितने आयत बनाए जा सकते हैं इससे। तो ऑप्शन है आपके पास में गुणनफल या क्षेत्रफल या आयतन या गुणनखंड। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर सी आयतन। देखिए संबोधित नहीं किया जा सकता, तो देखिए गुणनफल को संबोधित किया जा सकता है टाइल्स के द्वारा, क्षेत्रफल को भी संबोधित किया जा सकता है, गुणनखंड को भी संबोधित किया जा सकता है, लेकिन आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि आयतन अलग चीज है भाई। एक होता है 2D और एक होता है 3D। तो आयतन जो होता है वो 3D वस्तुओं का निकालते हैं हम लोग, 2D का निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयतन। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। वैन हिले ने ज्यामितीय स्तर 5 दिए थे। अब इसमें पूछा गया है कि जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे कौन से स्तर पर हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तर 0 और मानसिक चित्रण। इस स्तर पर क्या होता है कि छात्र जो होते हैं वो समग्र रूप से दृश्यता के आधार पर आकृतियों की पहचान या फिर तुलना या फिर छँटनी करने में, यानी कि उनको अलग अलग करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। हाँ, तो निश्चित ये खुले अंत वाला प्रश्न हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो कोई दो संख्याएं इसमें पूछी गई हैं जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए कि 45। तो भाई दो संख्याएं जो होती हैं वो 5 और 9 होती हैं, इनका ही गुणनफल कितना होता है 45 होता है। या फिर -5 और मल्टीप्लाई -9, इन दोनों संख्याओं का होता है 45 गुणनफल। तीसरी चीज़ है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात करिए। तो ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है। 15 × 3 का मान कितना होगा, तो वो 15 होगा। तो ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा IB का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। यानी कि अर्जुन है जो कक्षा 4 में पढ़ रहा है, वो क्या कर सकता है कि संख्या प्रणाली से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनका मौखिक रूप से उत्तर दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। भाई जब वो लिखता है उन चीज़ों को तो उसमें गलती हो जाती है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी होगी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। नहीं भाई, नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ते जाइए, 10 अभ्यास परीक्षाएं देंगे आप उसे, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। हाँ, ये सही हो सकता है। चौथा पढ़ लेते हैं ज़रा। चौथा है कि संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या खोज, या फिर रचना या सृजन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रचना या सृजन। आकृतियों के उपयोग की सहायता से चित्र बनाना रचना या सृजन कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वैन हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के ... पर हैं, यानी कि किस स्तर पर हैं।
तो विश्लेषणात्मक स्तर है या अनौपचारिक निगमन स्तर है या फिर औपचारिक निगमन स्तर है या फिर मानसिक चित्रण है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक चित्रण। भाई अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो कि लाल डिब्बा चुनिए, तो देखिए बच्चा लाल डिब्बा ही चुनेगा, चाहे वो किसी भी आकार का हो। तो ये किस स्थिति में होता है? मानसिक चित्रण स्तर पर जब बच्चा होता है तो उस स्थिति में होता है ये। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। तो देखिए बच्चा क्या है कि शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करता है, यानी कि दशमलव की संख्याओं को पहचानने में गलती कर रहा है। जैसे इसमें दे रखा है कि 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। और देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों बराबर हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शंस दे रखा है इसमें कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। तीसरा ऑप्शन है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या कर सकता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, वीडियो को आप पॉज करें और सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। कौन करेगा? एक गणित का शिक्षक करेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4th में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी किस लेवल पर हैं? तो ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में निगमन स्तर पर हैं। चौथा ऑप्शन है आपके पास चातुषीकरण के स्तर पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक स्तर, यानी कि दूसरे शब्दों में हम इसको लेवल 1 कहते हैं। लेवल 1 विश्लेषणात्मक बोलते हैं इसको, स्तर 1 विश्लेषणात्मक। देखिए इस स्तर में क्या होता है कि इस स्तर पर बच्चा विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उसके गुणों के आधार पर बनाता है तथा उसमें अंतर कर सकता है और उसे सही तरीके से माप सकता है, किंतु उनमें आपसी संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें ... की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो भाई गणित की जो वर्तमान की NCERT पुस्तकें हैं वो किन की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? तो 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर गणित की वर्तमान NCERT की पाठ्य जो पुस्तकें हैं उनको लिखा गया है। तो यह क्या है कि यह विद्यालयी शिक्षा की अब तक की नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। किन चीज़ों को? NCERT की गणित की पुस्तकों को।
अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। अगला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल क्या होता है? तो अनुमान लगाना, या व्यापक या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो देखिए, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। भाई क्रिया ही तो करते हैं जब हम सवाल को हल करते हैं, तो क्रियाकलाप आधारित उपागम है गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल को हल करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। तो बताइए, एक राजन नाम का एक विद्यार्थी है, जब शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई मैं प्लस करूं या घटा दूं, या फिर गुणा करूं या भाग करूं। तो आंसर देना है कि 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, तो इसके साथ तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। भाई वो केवल कंफ्यूज है, शाब्दिक समस्याएं आती हैं जब उसके सामने तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें जोड़ या गुणा नहीं कर सकता, ये तो बताया ही नहीं गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, तो ये भी गलत है। भाई किसी बच्चे पे नहीं आ रही है तो आप इसे ऐसे थोड़े नहीं कह सकते कि वो बाधा डालना चाहता है बच्चा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। हाँ, कहीं हद तक ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि राजन जो है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता है कि जोड़ूं या घटाऊं, तो वह संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। तो गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत कौन सा होता है? तो देखिए, उदाहरण से नियम की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो इसमें ये तीनों दे रखे हैं, नहीं दे रखे, और एक और होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, तो अधिगम जो होता है वो एक तरह का सामान्यीकरण या फिर व्यापीकरण होता है। किस चीज़ का? बीजगणित सूत्र का अधिगम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यापीकरण। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम क्या है? व्यापीकरण है या फिर सामान्यीकरण है। चलिए, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।